का एकदम। तो आप जमशेदपुर से आए हैं, ठीक है, आप जमशेदपुर से रांची यानी राजभवन आए हैं, ऐसा क्या हो गया कि जमशेदपुर से आपको स्पेशली रांची आना पड़ा धरना देने के लिए? जी, मैं सबसे पहले तो मैं परिचय बताऊं, मैं कृष्णा हंसदा, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम धाड़ दिसोम जिसको बोलते हैं, और पूर्वी सिंहभूम जो 25 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जैसे रांची भी 25 अनुसूचित क्षेत्र है, तो झारखंड में 13 जिला मोस्टली जो 25 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं उसी के भीतर का हूं। तो आज यह जो 18 तारीख से यहाँ रांची राजभवन में टाना भगत के द्वारा जो अनिश्चितकालीन जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो असंवैधानिक है, इसके विरुद्ध में इसको रोक लगाने के वास्ते गवर्नर के पास यह मांग रखी जा रही है धरना के माध्यम से कि यह चुनाव को रद्द किया जाए। तो मैं उन्हीं का यह अनिश्चितकालीन और असंवैधानिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रद्द करने के वास्ते मैं जमशेदपुर से यहाँ आया हूँ। लेकिन जैसा सरकार का रवैया लग रहा है, वो चुनाव रद्द करने के बारे में सोच नहीं रही है। देखिए, सरकार रद्द नहीं करेगी, उसके पूर्व भी 2005 में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो मैं चाहता हूं कि न्यायपालिका भी हमारे इस मांगों पर संज्ञान ले और आपका राजभवन भी संज्ञान ले, क्योंकि यह सामान्य क्षेत्र नहीं है, ये भारत के संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसका लीगल कस्टोडियन जो होते हैं आपका गवर्नर है, और उसके सुरक्षा करने के लिए आपके ये न्यायपालिका है। तो ये दोनों नकारात्मक और आदिवासी के प्रति जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है, इससे हम दुखित है कि ये संविधान का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जबकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ऐसे कोई भी प्रावधान है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कोई भी सामान्य कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं हो सकती है। तो ये पेशा का भी चुनाव नहीं है, ये झारखंड राज्य पंचायत राज अधिनियम का है। तो मैं चाहता हूं कि ये कौन सा नियम के तहत चुनाव करवा रहे हैं, और भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका 13 का 2 में कहता है कि यहाँ पर 13 का 3 ये कहता है कि यहाँ रूढ़ी और प्रथा विधि का बल है, यानी कि पूर्व से ही यहाँ पर विद्यमान विधि जो अधिरोपित करती है, जो रूढ़ी प्रथा के नाम से मेरा स्वशासन व्यवस्था है, आदिकाल से अनादिकाल से चलते आ रहे हैं और संविधान बनने के पूर्व से चलते आ रहे हैं। और इसमें लिखे गए हैं कि संविधान के पूर्व से चले आ रहे कानून को यदि यह संविधान बनने के तक इसको निरस्त नहीं किया गया तो उस कानून को वह तोड़ने मात्र से ही नल एंड वॉइड होता है। तो ये सरकार हमारे ऊपर यह असंवैधानिक त्रिस्तरीय चुनाव ये थोप कर ये पूरी तरह से असंवैधानिक, गैर कानूनी और आदिवासी के खिलाफ और मेरे व्यवस्था के खिलाफ कार्य कर रही है। मैं इसको ऐसे मानता हूँ। एक बात बताइए, जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता है सांसद, आपने उनसे एक बार मिलने की कोशिश की? सुनिए ना, ये बन्ना गुप्ता संसद नहीं है, वो विधायक है पश्चिमी विधानसभा के, और वो एक अभी हेल्थ मिनिस्टर में है। तो उनको ये 5वें अनुसूची से कोई लेना देना नहीं है, वो आदिवासी नहीं है। मिनिस्टर है तो थोड़ा सहयोग तो बात हो रहा है कि यहाँ बोलता है ना कि अपना आदमी भी आज पराया हो गए हैं, और बन्ना गुप्ता ये आदिवासी है नहीं, तो उनके पास दिल का धड़कन जो है ना आदिवासियत का है नहीं, उसको मतलब क्या रहा। पांचवें एक है, उसमें आप ये बात सबके लिए एक नहीं है मैडम, ये गलतफहमी मत रहिएगा, संविधान एक नहीं है। भारत देश में 4 प्रकार के संविधान चलती है। बिल्कुल यस, लेकिन आदिवासी हो या ना हो संविधान की शपथ खाते हैं। लेकिन आज वो अकेले नहीं है, चंपई सोरेन भी बगल में रहते हैं। तो सवाल मैंने हमारे यहाँ मांगे मुख्यमंत्री के पास भी रखी गई, तो कैबिनेट के सारा मंत्री को मालूम है। लोबिन हेम्ब्रम विधायक, माननीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी भी बात रखे, विधायक माननीय दीपक बिरुआ जी भी बात रखे 25 अनुसूची के बारे में, पंचायत चुनाव को रद्द किया जाए 13 जिलों में। लेकिन आज ये कैबिनेट, गवर्नर हाउस या न्यायपालिका में PIL फाइल होने के बावजूद भी आज ये हमारे असंवैधानिक त्रिस्तरीय चुनाव क्यों रद्द नहीं किया जा रहा है, क्यों मेरे ऊपर जबरन थोपा जा रहा है, जबकि मेरा व्यवस्था में पूर्व से ही त्रिस्तरीय व्यवस्था चलते आ रहे। कल परसों हेमंत सोरेन की जो माँ है जी, उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था, बहुत मामूली बात थी, सिंपल सा डिस्चार्ज हो रहा था।
उसमें सारे मीडिया वाले पहुंचे हुए थे, धक्का-मुक्की हो रहा था उसको कवरेज करने के लिए, बल्कि वो ऐसा कोई खबर नहीं था। आपको लगता है यहाँ पे इतना बड़ा खबर है, संविधान का जैसा आपने कहा उल्लंघन हो रहा है, पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए? बिल्कुल, सवाल ये हो रहा है कि आज मीडिया वाले जो है भारत में, जी, जितने भी मीडिया वाले, ये लोग सभी बिके हुए मैं कहूँगा। और ये किस चीज़ को यहाँ फोकस करना है उसको वो चीज़ पता है। यदि मेरा 5वीं अनुसूची का यहाँ फोकस करेंगे तो उनका दाना पानी हो सकता है कट जाए, वो ऐसे सोचते हैं। इसीलिए मेरे मांगों को आज अहमियत ना देते हुए आज हेमंत सोरेन की माँ का वहाँ तबीयत का फ़ोटो खींचने के लिए गए हैं कि हेलीकॉप्टर में ले जा रहे हैं कि प्लेन में ले जा रहे हैं, ठेल के ले जा रहे हैं या ढो के ले जा रहे हैं। मैं उनके बातों पे उधर नहीं जा रहा हूँ, आप इधर का मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है, आज 18 दिन होने जा रहे हैं, 12 दिन और 13वां दिन आज चल रहा है। तो 13वां दिन में आज रांची के कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी मतलब हमारे सेवक लोग, हमारे सेवक सिविल सर्वेंट है ना, जो आईएएस पदाधिकारी हो या कोई भी है जो जनता की सेवा करने के लिए पैसा मिलता है, बिल्कुल उनको यहाँ आके पूछना चाहिए था, उसको पता होना चाहिए था कि शेड्यूल एरिया में काम कर रहे हैं, यहाँ के सारा इंक्रीमेंट जो है ना आदिवासियों का टैक्स से उनको पैसा दिया जा रहा है। तो नौकरशाह वो आज मालिक समझने लगे हैं। हाई कोर्ट ने मना किया कि अपने आप को मालिक ना समझो, लेकिन आज दुर्भाग्य है झारखंड में। मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि झारखंड में अभिलंब यहाँ पर बीआरएस और सीआरएस ला के तमाम बाहरी लोगों को भगा दिया जाए, ये हमारा झगड़ा ही जड़ खत्म हो जाएगा। ना 5वीं अनुसूची लागू करने दे रहे हैं, ना हमारे लोगों को, मेरे नेताओं को समझने दे रहे हैं। तो ये जो इनको गुमराह करके रखे हैं, आज पूरा न्यायपालिका गुमराह है, मीडिया से गुमराह हो जाते हैं, वो भी मीडिया उनको गुमराह कर देते हैं। तो भाई आप न्यायपालिका में कैसे बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, कैसे बुद्धिजीवी आदमी बैठे हुए हैं? तो आपके पास PIL फाइल हो रहा है, मेरे खिलाफ फाइल करने से तुरंत आप रोक लगा देते हो। मेरा ज़मीन में कोई घर बना दिया, आप उसको तोड़ने का आदेश नहीं दे सकता है। तो सवाल हो रहा है CNT का उल्लंघन सबसे पहले कौन कर रहा है? तो न्यायपालिका को तो संज्ञान लेना चाहिए, तो संज्ञान लेते नहीं है मेरे कोई भी कानूनी हक के बारे में। तो मैं दुखित हूँ और इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ सरकार से, और ये आपका गवर्नर से मैं मांग कर रहा हूँ कि भाई आप ये त्रिस्तरीय असंवैधानिक चुनाव को रोक लगाया जाए, कम से कम 13 जिलों पर। गवर्नर पास तो इतना टाइम था कि वो तुरंत दिल्ली जाकर हेमंत सोरेन ने कंप्लेन करने पहुंच गए मोदी जी के पास। बिल्कुल, आज यहाँ पर देखिए, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि आदिवासी की एक व्यवस्था जिसको प्रकृतिवाद व्यवस्था बोलते हैं, और दूसरा व्यवस्था मनुवाद व्यवस्था। तो मनुवाद से ग्रसित लोग, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, मनुवाद से ग्रसित लोग आदिवासी का बात करने नहीं जाएंगे। आदिवासी को वो तुरंत दबाने के लिए वो जाएंगे कहाँ, किनके पास? अपना आका के पास जाएंगे। तो मैं अपना दुख यहाँ सुना रहा हूँ, मेरा दुख को उनको तकलीफ नहीं हो रहा है। आदिवासी भाड़ में जाए बोलते हैं, इनका 5वीं अनुसूची है गटर में चला जाए। आज तक 5वीं अनुसूची का किसी ने भी, ना मीडिया ने बताने का कार्य किया, ना सरकार ने कभी, ना उनका नौकरशाह ने कभी एडवर्टाइज करके बताने का कार्य किया कि आपका मौलिक अधिकार ये है वो है, आपका ये है वो है, ये नहीं बताते हैं। इसलिए आज तक मेरे लोग जानकारी से महरूम रहे। 5वीं अनुसूची का जानकारी बोलता नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज हमारे लोगों को क्यों नहीं दिया? आपने वर्षों से हमको लॉर्ड मैकॉले का 1860 ईस्वी का हमको पढ़ाया, क्या पढ़ाया? A फॉर एप्पल पढ़ाया हमको, 1 से 100 पढ़ाया हमको, सऊदी अरब की तरह हमको इतना ही पढ़ा। तो एक बात बताइए, 5वीं अनुसूची ये इतना इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जिसको आपने कहा कि गुमराह किया जा रहा है, आपको लगता है आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा पहल होना चाहिए कि हर जगह जिला जाके एक आदिवासी को शिक्षित किया जाए इस बारे में, उनके हक के बारे में? जी देखिए, आज आपको बता रहा हूँ कि 15 जिला तो नहीं, लगभग आपका जिला में हमारे लोग और जिला में भी रहते हैं जो शेड्यूल नहीं है, वहाँ तक के लोगों को 5वीं अनुसूची जानकारी हो चुकी है। मांग करती है 5वीं अनुसूची के तहत कोई भी हक अधिकार DC के पास। तो आज यदि सबसे ज़्यादा नकारात्मक है तो वह है जिला के कलेक्टर लोग, जो 5वीं अनुसूची और संविधान का धड़ल्ले से उल्लंघन करते हैं। आज यदि मैं बता रहा हूँ मैडम, आज रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो देखा जाए तो सभी आदिवासियों की ज़मीन पर बसे हैं। यदि ईमानदारी से देखे होते तो CNT का अनुपालन करते हुए आप कितने ज़मीन को आप हमारा खाली कराए, कितने मेरे को लीज लाइसेंस हमको समता जजमेंट के तहत दिए।
तो उल्लंघन कौन कर रहे हैं? आप संविधान का शपथ खाते हैं और संविधान का उल्लंघन आप करोगे, केस हमको देते हैं। एक बात बताइए, चलिए मान लीजिए नेता जो है कई बार अनपढ़ होता है, मान लेते पढ़े लिखे नहीं होते, हाँ। लेकिन जो कलेक्टर होता है वो तो इंडिया का टफ एग्जाम क्रैक करके आते हैं, हाँ। पूरा शेड्यूल सब कुछ रट्टा फाइट होता है, वो कैसे गुमराह हो रहे? बाकी सबको नेता नहीं, वो गुमराह नहीं होते हैं। बात ये हो रहा है कि वो किसी का विचारधारा से चलते हैं, वो किसी का विचारधारा, वो आपका टैलेंटेड नहीं मानता हूँ। दे आर ओनली द स्पॉन्सर्ड पर्सन, दे आर ओनली द स्पॉन्सर्ड पर्सन, सो दैट दे कैन नॉट डू फॉर मी, दे कैन नॉट डू फॉर मी। तो वो कर नहीं सकते हैं मेरे लिए, करते नहीं हैं, क्योंकि वो एक अलग विचारधारा से संचालित होते हैं। बात हो रही विचारधारा की। IAS जिनकी सैलरी एक नॉर्मल सैलरी जैसे कोई सरकारी का होता है वैसे ही होता है, लेकिन बाद में रिटायरमेंट में एक बड़े बड़े बंगला, गाड़ी, जमीन सब इनके पास आ जाता है। आपको लगता है सरकार में भी इनका हिस्सा होता है और सब मिली भगत? आपको मैं बता दूं मैडम, आज थोड़ा 25 अनुसूची से हट के आप पूछ रहे हैं, तो आज तक किसी आईएएस के ऊपर जांच हुआ? सारा मंत्री के तो पीए वही होते हैं, सेक्रेटरी वही होते हैं, सारा फाइल वही बनाते हैं, सारा चोरी वही कराते हैं, लेकिन चोरी जो मेन प्लानर वो कभी पकड़ाता नहीं है। बेचारा मंत्री कुछ मालूम नहीं रहता है, कहाँ साइन करना है नहीं करना है, साइन कर देते हैं, फंसते हैं, ये जैसे मधुकड़ा का हुआ। तो बात हो रहा है कि यहाँ हम लोग का जैसे 5वीं अनुसूची का यहाँ बात है, तो 5वीं अनुसूची तो सबसे पहले तो उनको अनुपालन कराना था। बात हो रहा 5वीं अनुसूची में, आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि 5वीं अनुसूची के भाग का 244 अनुच्छेद 244 का भाग का पारा 2 में के तहत किसी भी 5वीं अनुसूचित जिला के उपायुक्तों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की गई है। तत्पश्चात वो इलीगल में आता है। इसका मतलब इलीगल है, दैट मीन्स वो फिर कैसे हमारे ऊपर शासन कर रहा है, कैसे वो चुनाव करा रहे हैं। एक असंवैधानिक गैर कानूनी एक चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी, उनका कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण तो गवर्नर हाउस से विस्तार हुआ नहीं है अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज 5वीं अनुसूची का उल्लंघन सबसे अधिक वो कर रहे हैं। देखिए, सेंटर में एक मुखिया होता है जी, तो हम लोग पीएम कहते हैं। उनका काम होता है कि 29 स्टेट के एक तरह से देखा जाए तो सेंटर में मुखिया वही होते हैं। उनका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि स्टेट पर अगर कुछ गलत हो रहा है और स्टेट ही संभाल रहा है तो मैं थोड़ा हस्तक्षेप करूं, मैं थोड़ा देखूं, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। आपको लगता है यहाँ पीएम की भूमिका आती है थोड़ी? देखिए, बात यहाँ पीएम की भी एक्चुअल में नहीं है। अच्छा। ये यहीं स्टेट लेवल का ही है, ये स्टेट लेवल का ही है, और ये स्टेट लेवल से ही इसको रोका जा सकता है, पहुंचाया जा सकता था। मुख्य चुनाव आयुक्त को इनको बता करके चुनाव को रद्द करवा सकता था, और इन पर डायरेक्ट न्यायपालिका हस्तक्षेप, जब दूसरा मामला में हस्तक्षेप कर सकता है न्यायपालिका या संवैधानिक मामला पे, तो हमारा ये संवैधानिक हनन के मामले में आज न्यायपालिका मौन क्यों है? सवाल ये पैदा हो रही है। आदिवासी का यदि हक की बात हो जाए, उनके साथ अन्याय हो जाए, तो आज न्यायपालिका क्यों चुप होती है? आज ये सवाल ये पैदा हो रही है। जज भी बिके हुए क्या? आज बिके हुए कि नहीं बिके हुए मैं कैसे कहूँ? आप समझ रहे हैं, मैं तो ये बात नहीं बोल सकता हूँ कि जज बिके हुए हैं। हाँ, ये विचारधारा की बात है। जब आदिवासी की हक की बात आती है तो सब कुछ का एकदम मुंह में ताला लटक जाता है या घी जम जाते हैं। तो मैं दुखित हूँ। आप अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, आदिवासी को बुड़बक समझते हैं। आदिवासी को बुड़बक समझते हैं, इतने सालों से बोलता है मुखिया धारा में आओ। यार, तेरा मुखिया धारा क्या है, मेरा मुखिया धारा क्या है? मेरा धारा ही तो अलग है। आप मेरा धारा से आप अपना धारा ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये ILO कन्वेंशन 107 और ILO कन्वेंशन 169 का मामला है। ये 107 में साइन किया हुआ है, और हमको इसीलिए हमको अपना धारा से अपना धारा में ले जाने के लिए, मेरा धारा से अपना मुख्य धारा में ले जाने का ये मामला है ILO कन्वेंशन 107, और मामला अटकता है 169 में। ये लोग, भारत के प्रधानमंत्री ने UNO में 169 पे साइन नहीं किया है, इसलिए हमारे को इस तरह का संविधान का मौलिक अधिकार या मेरा जितना अधिकार है ये हनन हो रहा है। ये ILO कन्वेंशन का मामला है, ये UNO का मामला है। चलिए, आपने तो पढ़ लिया या हम पढ़ लिया, हमें जानकारी है, लेकिन 99% आदिवासियों को इसकी जानकारी नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा देखिए मामला देखा जाता है ये। देखिए, बात यहाँ हो रहे हैं उनको सच्चाई बताने का, तो आप झूठे हो, आप झूठे हो।
आप झूठ बोल करके आप आदिवासियों के अधिकार को आप हनन कर रहे हो, झूठे हो ना। संविधान में बहुत सारा चीज़ लिखा हो। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा क्षेत्र में विकास मत करो, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी विकास हो, औरों के साथ विकास, जापान और हम सिंगापुर की तरह हम भी विकास करें। लेकिन सवाल ये हो रहा, आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ मैंने इंडिया 74 ईयर्स गुजर गए, तो 74 ईयर्स में एक बच्चा पैदा होकर के बूढ़ा होकर भी मरते हैं। लेकिन आज अमृत महोत्सव, आज़ादी तो मैं नहीं कहूँगा, इंडिपेंडेंट इन फ्रीडम, बोथ वर्ड आर डिफरेंट। आजादी का अमृत महोत्सव 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये उत्सव मना रहे हैं, तो गलत वर्ड बोल रहे हैं। आज़ादी मैं नहीं बोलूँगा, स्वतंत्र बोलूँगा। तो ये लोग गलत बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हम आज़ाद नहीं है। मैं आपके सामने में मीडिया से बोल रहा हूँ कि भारत आज़ाद नहीं है, भारत स्वतंत्र हुआ है। इंडिपेंडेंट एक्ट में साइन हुआ है, फ्रीडम एक्ट नहीं हुआ है मैडम, फ्रीडम एक्ट में नहीं हुआ है। इंडिपेंडेंट एक्ट में 1947 में जो एक्ट साइन होता है आपका लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, तो इंडिपेंडेंट एक्ट है, स्वतंत्रता की अधिनियम, इसके तहत देश स्वतंत्र हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ। और 1947 को ही आदिवासी गुलाम बन गए। उसके पहले मैं फ्रीडम था, मैं गुलाम बन गया। और मेरे सारे अधिकारों को 5वीं अनुसूची में सीमित करते हुए मेरा अधिकारों को आज तक उसको दबा के रखे, और ना कहीं पर कोई यूनिवर्सिटी ना कॉलेज में पढ़ाए, ना किसी बच्चा को कभी बताए। तो आज हम लोग खुद पढ़ लिख करके अपने से संविधान खोज के अपना अधिकार को पाए, तो आज उनको तकलीफ लग रहे हैं। बोलता है कि सरकार विरोधी काम कर रहे हैं विकास। ए भाई, आप सरकार विरोधी आप कहाँ काम कर रहे हैं? आप ना संविधान विरोधी काम कर रहे हो। हम कांग्रेस के पास आपका सवाल लेकर गए थे कल जी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव एक हो रहा है इतने दिन बाद, ये बहुत बड़ी बात है, विकास से मतलब है, चुनाव हो रहा है, मुखिया आ रहा है, विकास करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो मैं सवाल करता हूं कि आप इतने सालों से 1951 से चुनाव हो रही है एमपी और एमएलए की, तो आप इसके मतलब यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड एलिजिबल पर्सन, सो दैट आप पंचायत चुनाव कराना चाहते हैं। आप मॉल खोले हुए हैं, मॉल का एक बड़ा होलसेल दुकान है और छोटा वाला मुखिया वाला एक छोटा दुकान है, गुमठी है। ये ना मैं समझूंगा। 2 साल चुनाव हो गए, 2 टर्म, विकास का हमको एक ठो भी नमूना बता दीजिए ना महाराज। कौन कांग्रेस के नेता के पास गए हैं बताइए ना। कांग्रेस तो 60 साल राज किया देश में। कांग्रेस नहीं तो ये कबर खोद के गए हुए हैं पेशा एक्ट का। हाँ, कौन सा उसको अच्छा काम का बात बोल रहा है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, चुनाव हो रहा है आफ्टर 27 ईयर्स, आफ्टर 27 ईयर्स। उसके पहले चुनाव नहीं हुआ था, 27 ईयर्स के बाद ये चुनाव हो रहा है। तो आपको बता रहा हूँ, चुनाव से देश में विकास होते तो चुनाव ही कराते रहना चाहिए हर साल, अच्छा विकास होगा, है ना। आदिवासी का विकास होता है। चुनाव कुछ नहीं है, केवल लोगों को गुमराह और बांटने का और बांट के राज करने का एक फार्मूला है। इसी को मनवाद विचारधारा बोलते हैं। मैंने बोलता है ना, फूट डालो राज करो। आज गांव-गांव में भाई भाई में फूट डाला गया। आज गांव में शांति और सुशासन जो था मेरा, उसको भंग किया गया। ये त्रिस्तरीय से कितना बड़ा चीज़ नुकसान हुआ मेरा। ये कांग्रेस वाला हमारे साथ डिबेट करे। कौन आपका नेता बात कर रहा, बहुत अच्छा चीज़ है, संविधान का उल्लंघन करता बात करता है, बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। तो बात हो रहा है कि ये लोग को संविधान का ज्ञात नहीं। आवास में इफ्तार पार्टी रखे थे शाम में जी, मुसलमान का बहुत बड़ा हिमायती होगा। चाहते तो यहाँ भी एक बार आ सकते थे। नहीं, आदिवासी हिमायती नहीं होगा। चाहते तो आ सकते थे, नहीं आया तो हिमायती मुसलमान के प्रति ज़्यादा है। आदिवासी टाना भगत या आदिवासी हम लोग जब पूर्वी सिंहभूम आदि कोई भी आदिवासी के प्रति हमदर्दी कम हो गए उनका। मैं क्या कहूँ आगे। अब उनको